हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम आज की शिफ्ट के जो प्रश्न पूछे गए हैं दोनों शिफ्टों में, उसका मैं टॉपिक बताने वाली हूँ, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और अब आगे आने वाले समय में आपको किन क्वेश्चन पर फोकस करना है वो हम करने वाले हैं। बहुत ही फटाफट तरीके से बताऊंगी, तो आप बिल्कुल टाइम बर्बाद किए बिना जो टॉपिक की मैं बता रही हूँ उन टॉपिक को नोट डाउन करके, अगर आपने हमारा बैच नहीं लिया हो तो नोट डाउन कर लेना, अगर लिया होगा तो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगी। और जिन्होंने नहीं भी लिया है बैच तो वो भी टेलीग्राम, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है पब्लिक वाला, वहाँ पर ऐड हो जाइए, तो वहाँ पर भी मैं डाल दूंगी। तो उन्हीं उन्हीं टॉपिक पर मतलब एक टिक करके वही वही टॉपिक को उनको तो सबसे पहले निपटा देना। मतलब वहाँ से पूरे अपन ने तीनों पेपर देखे, तीनों डेट में तो ये देखा है कुछ ऐसे टॉपिक है मतलब कॉमन है, मतलब सभी जगह तीनों तीनों शिफ्ट में ही पूछे गए, तीनों दिन में ही पूछे गए हैं। बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने बता दिया। इसके अलावा मैंने मॉर्निंग में एक, आप लोगों ने जो भी मेरे वीडियो रेगुलर देखते हो, मैंने एक वीडियो बनाया था। मैंने उसमें आप लोगों से पूछा था कि है ना, आप लोग मुझे सज़ा बताओ कि बाल विवाह में सज़ा कितनी होती। मैं नहीं बताऊंगी, मैं बताऊंगी तो आपको याद नहीं होगा, आपको याद होगा मैंने ये बोला था और बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था। और आज वही क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने बार बार बोला है कि बाल विवाह अधिनियम हो, घरेलू हिंसा अधिनियम हो, सती प्रथा अधिनियम हो, लैंगिक निवारण उत्पीड़न अधिनियम, हो सकता है कल के पेपर में लैंगिक निवारण उत्पीड़न अधिनियम आ जाए, कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न अधिनियम आ जाए। कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। तो कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न अधिनियम आ जाए तो इसमें क्या करो आप, इसमें क्या बोला गया है कि लैंगिक, जो कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न अधिनियम है उसमें जो आंतरिक समिति बनी है और जो स्थानीय समिति बनी है उसके बारे में पढ़ लो। इसके अलावा जितने भी अधिनियम है महिला संबंधित, उनमें सजा मेन पढ़ लो, क्योंकि सजा का पूछा जा रहा है। आज दो क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे, एक में सजा कितनी होती है ये पूछा गया और एक में जुर्माना कितना लगता है ये पूछा गया है ना। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो जितनी भी सजा और जुर्माना है दोनों याद कर लो। पॉक्सो एक्ट जो है, पॉक्सो एक्ट का भी सजा जुर्माना ये सारा पढ़ लो। धाराएं नहीं पूछी जा रही हैं कौन सी धारा में क्या है, लेकिन उनके उनके अंदर जो है वो पूछा जा रहा है। जिन्होंने धारा सहित याद किया होगा डीपली, उनको क्वेश्चन बहुत अच्छे से बन गए। देखो पेपर इतना ईजी आ रहा है कि अगर आप लोग मतलब जो लोग तैयारी कर रहे हैं ना वो 100 प्लस 90 प्लस नंबर ला सकते हैं। बट कारण क्या हो रहा है कम नंबर आने का, कि ध्यान नहीं लगा पा रहे। जैसे ही आपको लगता है कि अरे यार अब तो मेरा मेरा तो बहुत अच्छा होने वाला है, इतना सरल पेपर है, तो वहीं गलती करे आते हो, पैसेज गलत करके आ रहे हो। पैसेज तो गलत, मतलब पैसेज तो फ्री के नंबर होते हैं, पैसेज तो गलत करना ही नहीं चाहिए, तो वहाँ पे पैसेज गलत हो रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले ये कोशिश करो कि जिसका भी पेपर है अभी 2-3 दिन में, सबसे पहले पैसेज वाले सेक्शन में जाओ, थर्ड वाले खंड में जाओ, है ना। जहाँ से आपको लगे कि 110 प्रश्न हो गए, ठीक है, 111वें प्रश्न से जाओ। 111वें प्रश्न से देखो कि पैसेज आ रहे हैं, तो वो पैसेज को पहले सॉल्व कर लो, तो आपके वो 12 नंबर कंफर्म हो जाए, क्योंकि वो उस समय आपका दिमाग पूरी तरह शांत रहेगा। जितना दिमाग शांत रखोगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि दिमाग शांत रह के आने वाले क्वेश्चन भी, मतलब ना आने वाले भी आ जाएंगे, और अगर दिमाग भरा हुआ रहेगा ना तो जो क्वेश्चन आते होंगे वो भी भूल जाएंगे। क्योंकि हमको रिव्यू से ये पता चला है कि जो बच्चे हैं ना वो ये बता रहे हैं कि मतलब जो बेसिक नॉलेज है, आपका आपने पढ़ाई करी है और आपको बेसिक नॉलेज है, तो वही क्वेश्चन मेनली ज़्यादा परसेंटेज उसी का रहता है। बाकी जिन्होंने पढ़ाई करी है उनका स्कोर अच्छा आएगा ही, नो डाउट। और किसी की बातों में मत आइएगा कि यार मेरे 190 आए, 195 आए हैं, ऐसा नहीं होता है। इतना इतना हाई लेवल नहीं है अपने एमपी का कि 190 195 चला जाए अभी फ़िलहाल में। तो और अभी तो क्वेश्चन, अभी तो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट से पहले मतलब एक आंसर सीट आएगी, आंसर सीट में क्वेश्चन रॉन्ग भी होंगे, हो सकता है जिनके आंसर सही हो वो रॉन्ग भी हो। तो किसी भी चीज़ को लेकर एक वो मत बनाइएगा व्यू की, बोलते ना परसेप्शन मत बनाइएगा कि मेरा तो हो ही जाएगा या मेरा तो होगा ही नहीं, ऐसा कुछ मत सोचिए। अभी पॉजिटिव रखिए, जो आपने पेपर दे दिया है अच्छा है, अब जो उनका है उनके लिए बताते हैं। देखो सबसे पहले ये आज पूछा गया था बाल विवाह अधिनियम में सजा और जुर्माना। बाल विवाह अधिनियम की पूरी सजाएं याद कर लो, बाल विवाह अधिनियम के पूरे जुर्माना याद कर लो, जितने भी इसके अंतर्गत पूछे जाए। घरेलू हिंसा का कर लो। बाल विवाह अधिनियम में 2 वर्ष की कैद और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगता है, और जो व्यक्ति प्रोत्साहन करता है बाल विवाह की उसको भी 2 वर्ष की सजा लगती है और 1 लाख का जुर्माना लगता है, ठीक है। घरेलू हिंसा अधिनियम भी आपको याद कर लेना है। घरेलू हिंसा अधिनियम में 1 वर्ष की कैद और 20,000 का जुर्माना लगता है, नॉर्मल घरेलू हिंसा हो। लेकिन अगर मृत्यु हो गई हो तो 3 वर्ष की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगता है। अगर इनडायरेक्टली मृत्यु, डायरेक्ट हुई तो वो डायरेक्ट फांसी चढ़ेगा व्यक्ति।
ठीक है। मनरेगा हम मैंने आपको मनरेगा के करीब 150 क्वेश्चन बताए हैं। मनरेगा से मैंने आपको करीब 150 क्वेश्चन दिए हैं और मैंने वीडियो में भी बताया है और हमने हमारे ग्रुप में भी मनरेगा स्पेशली सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मनरेगा के करवाए हैं और मनरेगा के 2-2 3-3 क्वेश्चन डेली पूछे जा रहे हैं। अब जब वो पूरी शिफ्ट में पूछेगा तो आपको मनरेगा तो घोल कर पी जाना है ना। तो मनरेगा का मैंने यूट्यूब पर वीडियो डाला है ना, बिल्कुल निःशुल्क है, कर लो उसको अच्छे से। ठीक है, तो वो बहुत शानदार है, उसमें आपके बहुत अच्छे से नंबर कवर हो जाएंगे ना, तो उसको अच्छे से कर लो मनरेगा को। बाकी जिन्होंने हमारा बैच लिया है, पीडीएफ मिलेगी आपको मनरेगा की, जो ग्रामीण योजनाएं हैं ग्रामीण विकास विभाग की, उन योजनाओं में मनरेगा भी पूरी तरह से कवर हो जाएगा। एमएस वर्ड में ये पूछा है कि कंट्रोल प्लस मतलब सेव किससे करते हैं, तो कंट्रोल प्लस एस से सेव करते हैं। बाकी अगर फंक्शन कुंजी पूछे तो F12 हो जाएगा। मनरेगा में आज ये पूछा था कि इसकी स्थापना कब हुई थी, आज ये पूछा था। देखो जिंक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिंक से बहुत, इंसुलिन में भी जिंक पाया जाता है, इंसुलिन में भी जिंक पाया जाता है। अच्छा, ये डायरेक्ट आईसीएमआर द्वारा नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पूछ नहीं रहे हैं, मात्रा पूछ रहे हैं, बट यार ये नहीं लिख रहे हैं कि आईसीएमआर के अनुसार। लेकिन खनिज लवण जो आईसीएमआर के अनुसार जो पोषक तत्व है, खनिज लवण, पिछले 2 दिन आयोडीन के बारे में पूछा था, आज जिंक के बारे में पूछा था, आज कैल्शियम के बारे में पूछा था, ये पूछा था आज कैल्शियम के बारे में कि गर्भवती महिला की किस मंथ में आने पर उन्हें कैल्शियम ज़्यादा देने की सलाह दी जाती है। देखो जब भी लास्ट तिमाही आएगी तभी ही सारे खनिज तत्व, तभी ही ज़्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है जब तीसरी तिमाही आती है। तो उसी तिमाही में हमको कैल्शियम की आवश्यकता होती है। गर्भवती महिला को 1000 मिलीग्राम या 1 ग्राम कैल्शियम की प्रतिदिन आवश्यक होती है। ठीक है, तो किस तिमाही में ज़्यादा होती है इसकी आवश्यक रिक्वायरमेंट, इसकी बढ़ जाती है, तो तीसरी तिमाही में इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। ठीक है, ये इस प्रकार से टोटल आपको याद करना है। टोटल पूरी प्रेगनेंसी के दौरान लगभग 1000 ग्राम कैल्शियम आवश्यक होता है। टोटल प्रेगनेंसी के दौरान मतलब पूरे 40 जो हफ्ते होते हैं उसमें 1000 ग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है। देखो ये प्राथमिक उपचार और किशोरावस्था मैंने वीडियो डाला था, बहुत उस वीडियो पर ज़्यादा व्यू नहीं आए हैं क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा समझदार हो। वो वीडियो देखोगे जो कम मतलब टॉप इम्पॉर्टेंट हो, जो वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ना वहीं पर कम ही देखोगे, कह रहे इसको क्या देखना, ये तो हम कर ही लेंगे, और फिर यहीं पर ही चोट खा जाते हो। जिसने मेरा प्राथमिक उपचार वाला वीडियो देखा होगा, ये मैंने अकेले ने बताया है कि कैसा कौन सा डिग्री जलना हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि अगर भाप से जल जाते हैं तो वो दूसरा डिग्री जलना होता है। अगर अलग अलग डिग्री हो जाए, थोड़ी सी अगर हम जल गए हों, थोड़ा सा ही जल गए हो तो पहला डिग्री जलना हो जाता है। फफोले पड़ जाते हैं, देखो पहला भाप से जल गए हो तो पहला डिग्री जलना हो जाता है, फफोले पड़ जाते हैं तो दूसरी डिग्री जलना हो जाता है, अंदर मांस तक जल जाता है तो तीसरा डिग्री हो जाता है, और हड्डियों तक पहुंच जाता है तो चौथा डिग्री जलना पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये भाप से जलना प्राथमिक उपचार का पूछा गया था। आज बताया है कि प्राथमिक उपचार के करीब 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं और इतना छोटा सा टॉपिक है प्राथमिक उपचार, मतलब मुश्किल से 15 मिनट का वीडियो है। वो 15 मिनट का वीडियो देख लोगे प्राथमिक उपचार का तो ये क्वेश्चन पूरे बन जाएंगे। उसमें सीपीआर क्या होता है, सीपीआर देते समय छाती और सांस का अनुपात कितना होता है, कितने इंच तक दबाना चाहिए छाती को, है ना, जब कुत्ता काट ले तो क्या करना चाहिए, तो जल्दी से साबुन से वॉश कर लेना चाहिए सतह को। तो ये प्राथमिक उपचार वाला वीडियो जरूर देख लेना, आज क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा संपत्ति अधिकार अधिनियम इतना इम्पोर्टेंट हो रहा है, मतलब इतना इम्पोर्टेंट है, मतलब संपत्ति अधिकार अधिनियम, कि संपत्ति अधिकार अधिनियम में क्या हो रहा है ना कि आपको तीनों शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको इसको याद रखना है। इसमें दो संपत्ति अधिनियम 1956 में आया और इसके बाद 2005 में और 2015 में इसमें संशोधन हुआ है, जिसमें महिलाओं को भी जो है लड़कों के बराबर, लड़कियों को भी लड़कों के बराबर संपत्ति में अधिकार दिया है। बिना किसी, अगर कोई वसीयत बना ही पिता मर जाता है तो वो बच्चा और बच्ची को बराबर मात्रा में बांटा जाता है। ठीक है, तो ये संपत्ति अधिकार अधिनियम आया है। तो इस मतलब ये जो मैं ये जो टॉपिक मैंने लिखे हैं ना, मतलब इन टॉपिक पर आपको अभी तुरंत पढ़ लेना है, इन टॉपिक को कंप्लीट ही कर लेना है। छोटे छोटे से टॉपिक है, कंप्लीट हो जाएंगे तो इनसे जितने क्वेश्चन बनेंगे आप कर पाओगे। संपत्ति अधिकार अधिनियम का मैंने वीडियो भी डाला है और है ना टेलीग्राम यूट्यूब पर डाला है मैंने। आप हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम करके देखोगे, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम वाला करके देखोगे तो आपको वो आ जाएगा पूरा अधिनियम। उसमें मैंने करीब 60-70 MCQ करवाए हैं, केवल वही कर लेना, उसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। हमने सारे MCQ कवर किए हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम आकांक्षा करके डालोगे तो आ जाएगा। बाकी जिन्होंने हमारा बैच लिया होगा उन लोगों को मीडिया वाले सेक्शन में जाके हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की वीडियो ट्रिक सहित मिल जाएगी, उसको देख लेना, है ना, फास्ट करके
10-15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा और साथ में उसकी थ्योरी पढ़ लेना जल्दी से। तो जिनका 2-3 दिन में एग्ज़ाम है तो वो उनको याद हो जाएगा। बाकी जिनका लेट एग्ज़ाम है वो थ्योरी भी पढ़ो और साथ में एमसीक्यू भी लगाओ। डिप्थीरिया के 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे। डिप्थीरिया, खसरा, उल्टी, डायरिया, जिसको डिप्थीरिया को गलघोटू भी बोलते हैं, निमोनिया और टीबी। इससे मैंने कल परसों ही मैंने पूरा सामान्य बीमारियां करके ये पूरे का मैराथन वीडियो बनाया था पूरा एक साथ। जो फर्स्ट सेक्शन है जो आपके सिलेबस का, उसमें सबसे जो लास्ट वाली लाइन में करीब 9-10 बीमारियों के बारे में वर्णन किया गया। इन 9-10 बीमारियों के अलावा अगली बीमारी कोई पूछी नहीं जा रही है, तो इन्हीं बीमारी पे आपको फोकस करना है। आज भी डायरिया से 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक्यूट डायरिया क्या होता है, क्रोनिक डायरिया क्या होता है, अगर डायरिया में खून आता है ना, तो क्या होता है, तो वो अमीबिक डायरिया होता है। अमीबिक हिस्टोलिटिका नामक एक पैच अमीबा होता है, उसके कारण हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। मैं जब भी वीडियो बनाती थी आप लोगों से बोलती थी कि बहुत ज़्यादा डीपली मत पढ़ो, आपको कोई ऑपरेट नहीं करना है महिला का, तो पूरी महिला का आप पूरा सेक्शन पढ़ रहे हो, तो इस तरह से क्वेश्चन नहीं। आपकी जानकारी के अकॉर्डिंग, आप आंगनवाड़ी में सुपरवाइज़र बन रहे हो, आपको क्या जानकारी होना चाहिए वो आपसे पूछेंगे। वही वो मैनेजमेंट में पूछ रहे हैं। मैनेजमेंट में वो पूछ रहे हैं कि जैसे कि कोई नेतृत्व कर रहा है तो नेतृत्व में कौन सी, जैसे कि परिवर्तनकारी नेतृत्व पूछा, तो परिवर्तनकारी नेतृत्व में उन्होंने ये पूछा कि ऐसे पूछ सकते हैं, मतलब परिवर्तनकारी नेतृत्व कि ऐसा कौन सा नेता होता है जो कर्मचारियों को प्रभावित करके नए नए चीज़ों को बढ़ावा देता है, नवाचार को बढ़ावा देता है ना। तो ऐसा कौन सा नेतृत्व होता है। मैंने परिवर्तनकारी नेतृत्व, करिश्माई नेतृत्व, है ना, अहस्तक्षेप वाला नेतृत्व, लोकतांत्रिक शैली वाला नेतृत्व, निरंकुश नेतृत्व, ये सारा कुछ पढ़ाया है आपको। एक मैंने 3rd खंड का पूरा मैराथन वीडियो ही बनाया, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। 1 घंटे 1.25 घंटे का वीडियो है, वो देख लेना, उससे आपका पूरा 3rd खंड कवर हो जाएगा। मैं कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक पिन कर दूंगी। वैसे मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें जो मैंने आप बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था, मैम चौथा वाला और करवा दो पूरा सीडीपी। तो जितने क्वेश्चन आ रहे हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से, शिशु देखभाल से या बाल संरक्षण से, ये सारे मैंने कवर करवा दिया। 2 घंटे का वीडियो बनाया था सीडीपी का पूरा, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है, तो उसको भी देख लेना। इसके अलावा देखा गया है कि आईसीडीएस से करीब 4 से 8 क्वेश्चन पूछे गए, मतलब 7-8 क्वेश्चन पूछे गए हैं आंगनवाड़ी से संबंधित। अगर आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होगी तो क्या करेंगी, अगर आप ऐसा होगा तो कैसे करेंगे, मतलब ये आंगनवाड़ी का बेसिक नॉलेज जो होता है आपका, वो पूछा गया। इसके लिए आप आईसीडीएस एक बार पढ़ लेना, मंगल दिवस भी अच्छे से पढ़ लेना। मंगल दिवस में योजनाएं अपडेट हुई हैं। कुछ लोग जो है ना वो पुरानी योजनाओं पे ही अटके हैं। अभी जो पुराना अपडेट हुआ है, पुराना जो आंगनवाड़ी था ना, जो पहले 4 मंगल दिवस मनाते थे, उन्हीं पे ही अटका हुआ है। लेकिन अब जो है वो चेंज हो गया है, तो अब आपको चेंज वाला करना है, ठीक है। उसकी इंस्टाग्राम पे आकांक्षा 1957 इंस्टाग्राम आईडी है मेरी, वहाँ पर मैंने इसका जो पीडीएफ है डाला हुआ है, जो सक्षम 2.0 आंगनवाड़ी में आया है, तो वहाँ से आप देख लेना एक बार, अगर नहीं मिलता है तो। अधिनियम में धारा नहीं पूछ रहे हैं, बट अधिनियम में ये है कि अधिनियम में फैक्ट पूछ रहे हैं कि किस अधिनियम का क्या उद्देश्य है। कोई अधिनियम आया है तो उस अधिनियम का क्या उद्देश्य है, वो अधिनियम क्यों आया है, तो इसलिए आपको इस टाइप से ये पढ़ लेना है। हर अधिनियम, स्पेशली महिला और बच्चों से संबंधित जो अधिनियम है उनको तो पूछ ही कर ही लेना है, मतलब उन अधिनियम को, ठीक है। तो उन अधिनियम मेन है, इम्पोर्टेंट है, तो उनको करना है। अच्छा हाँ, कुपोषण से 8 से 10 प्रश्न पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में। कुपोषण हुआ, वैक्सीनेशन हुआ, इससे हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वैसे तो हर टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, लेकिन क्या होता है ना, ये ऐसे टॉपिक हैं, ये बहुत संक्षिप्त हैं, ये छोटे से टॉपिक हैं, कम समय में आप इनको बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो कुपोषण अच्छे से कर लेना। कुपोषण से 8 से 10 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कुपोषण का वर्गीकरण, कुपोषण के प्रकार, जैसे कि 3 मेन प्रकार होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था। एक होता है स्टंटिंग। स्टंटिंग का मतलब होता है कि बच्चे की हाइट कम है उम्र के अनुसार, है ना, स्टंटिंग हो रहा है, मतलब छोटा है वो, कम हाइट हो रही है उसकी। एक होता है क्या, वेस्टिंग। वेस्टिंग का मतलब होता है कि उसकी लंबाई तो बढ़ रही है लेकिन उसका वजन एक जगह पे रुका हुआ है, मतलब लंबाई के कंपैरिजन में अगर वजन कम होता है तो वो वेस्टिंग कहलाता है। और एक तीसरा होता है अंडरवेट। अंडरवेट की तीनों से एक क्वेश्चन पूछ ही रहा है हर बार। अंडरवेट का मतलब होता है कि आपकी उम्र तो हो रही है लेकिन उम्र के अकॉर्डिंग आपका वजन नहीं बढ़ रहा है। उम्र के अकॉर्डिंग अगर वजन नहीं बढ़ता है, उम्र के अकॉर्डिंग अगर वजन नहीं बढ़ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको अंडरवेट कहते हैं। जबकि वेस्टिंग क्या होता है, लंबाई के अकॉर्डिंग अगर वजन नहीं बढ़ता तो उसको हम क्या बोलते हैं,
अंडरवेट बोलते हैं, ठीक है। तो कुपोषण में इसके अलावा मरासमस हुआ, क्वासिओरकर हुआ, क्वासिओरकर मतलब हो गया मून फेस, मरासमस मतलब हो गया मंकी फेस, है ना। इसके अलावा जो गोमेज वाटरलू वर्गीकरण है, वेलकम वर्गीकरण है। वीडियो अगर देखना चाहते हो तो कुपोषण का वीडियो डाला हुआ है मैंने, थ्योरी का भी बहुत अच्छे से पूरे वर्गीकरण समझाए हैं, थ्योरी का भी डाला हुआ है और मैंने उसका MCQ का भी डाला हुआ है। जो भी आपको पसंद हो MCQ पढ़ना, थ्योरी पढ़ना, तो वो देख लेना। इसकी PDF हमने हमारे बैच में डाली है, तो जिनका एग्ज़ाम अप्रैल में है वो हमारा हम जीतेंगे बैच या हमारा MCQ बैच ले सकते हैं। टॉपिक वाइज हर टॉपिक कवर किया गया है हमने, मैं हमेशा से ही टॉपिक को प्रेफरेंस देती हूँ। यूट्यूब पर भी मैंने टॉपिक वाइज ही पढ़ाया है, क्योंकि टॉपिक वाइज ही क्वेश्चन अगर कंप्लीट होता जाए टॉपिक, तो एक संतुष्टि रहती है कि हाँ हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अब हमें कुछ मतलब अब हमारा जो एक सेकेंड अब हमने क्वेश्चन कर लिया है, अब हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए ये इस प्रकार से ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेने हैं। चलो अगला देखते हैं। कुपोषण हो गया, कुपोषण अच्छे से कर लेना है, कुपोषण वाला टॉपिक अभी पढ़ लो। परिवर्तनकारी नेतृत्व पूछा है तो अभी परिवर्तनकारी पूछ लिया। अब आपसे करिश्माई पूछ सकते हैं, एक करिश्माई पूछ सकते हैं, सेवाई नेतृत्व पूछ सकते हैं, सेवाई नेतृत्व आपसे पूछ सकते हैं ना, सेवा भाव वाला नेतृत्व। एक है ना नौकरशाही नेतृत्व होता है, जो नियमों में बद्ध होकर जो काम करता है, जो नियमों में बद्ध होकर काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको नौकरशाही नेतृत्व बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेतृत्व का गुण सिद्धांत अभी मैंने आज सुबह मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया है 500 प्रश्नों का, उसमें मैंने ये गुण सिद्धांत वाला वो मैंने वीडियो बना तो सुबह ही लिया था, बट मैंने अपलोड अभी किया है। थॉमस कार्लाइल, नेतृत्व का गुण सिद्धांत किसने दिया है, थॉमस कार्लाइल है। इसलिए बताते हैं कि जो नेता होता है वो गुण लिए ही पैदा होता है, ठीक है। और ये प्रथम शैक्षणिक सिद्धांत भी है नेतृत्व का, ये जो गुण सिद्धांत है। बच्चों की देखभाल से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे, बेसिक कैसे बच्चों की देखभाल करना चाहिए, अगर बच्चा ज़्यादा रोए तो उसको क्या करना चाहिए, कैसे समझना चाहिए कि बच्चा रो रहा है, उसको भूख लग रही है, इस टाइप के जो बेसिक क्वेश्चन है। रोबेला खसरा से क्वेश्चन आए थे, है ना। ये खसरा से तो हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दहेज निषेध अधिनियम कब आया, उसकी सज़ा क्या है, क्या जुर्माना है, क्या कौन इसमें दोषी होता है, ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से पढ़ लेना है। प्रधानमंत्री सड़क योजना ये आपको पहले वाले दिन में देखी गई थी, अभी भी देखी गई, मतलब हम ये देख रहे हैं कि जो ग्रामीण विभागीय योजना है वहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप चाहते हैं कि मैं रात को ग्रामीण विभाग की योजना लेके आऊँ पूरी मैराथन, तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ मैं ग्रामीण विभाग की योजनाएं आप लेकर आ जाइए, तो मैं ग्रामीण विभाग की वैसे मैं विटामिन का मैराथन लेके आने वाली हूँ। मैंने PDF तैयार कर लिया, पूरा विटामिन्स का मैराथन वीडियो लेके आऊँगी, तो वो एक बारी टैली कर लेना, ठीक है। विटामिन जो है ना, विटामिन से आज भी क्वेश्चन पूछा गया था, A का भी पूछा गया था, C का भी पूछा गया था, है ना। महिलाओं को कौन सा विटामिन देना चाहिए, विटामिन B12 देना चाहिए गर्भवती महिला को, ये इस टाइप के क्वेश्चन विटामिन से पूछे। अभी तो बेसिक क्वेश्चन पूछे गए, बट अपन बेसिक भी कर लेंगे और एडवांस भी कर लेंगे, ठीक है। बात है शैशव अवस्था से क्वेश्चन पूछे गए थे, शैशव अवस्था और नवजात अवस्था से क्वेश्चन पूछे गए थे। 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे कि जैसे कि बच्चा किस उम्र में बैठना स्टार्ट कर देता है, किस उम्र में चलना स्टार्ट कर देता है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। देखो बेसिक क्वेश्चन है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरी ही वीडियो से आया है, मेरे ही PDF से आया, मेरे ही नोट से आया। ये बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक टॉपिक है, बेसिक सिलेबस है, कहीं भी दुनिया के कहीं भी नोट से लिए हो आपने, सारी जगहों से आए हैं, कोई अलग आया ही नहीं है। तो कहीं आपको मतलब ये चीज़ तो कहना मतलब मेरी ही बेवकूफ़ी रहेगी अगर मैं बोलूँगी कि मेरे नोट से आया है या मेरे, क्योंकि ये तो आ ही रहा है, मतलब ये तो बेसिक है, सब लोगों ने इसको पढ़ाया है, सारी बुक्स में मिलेगा। कोई एक बुक्स भी आपने अगर अच्छे से पढ़ी होगी ना, तो वहाँ पे भी ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, है ना। तो बट बात ये है कि उस चीज़ को डीपली आपने पढ़ा होगा ना, तो ही आपका हो जाएगा। तो ये चीज़ मतलब कि हमारे यहाँ से आया है ये नहीं है, ये सारे लोगों के यहाँ से आया है, मतलब सिलेबस ही आया है। किसी ने अगर कहीं से कुछ भी नहीं लिया होगा ना, गूगल से भी पढ़ लिया होगा ना टॉपिक डाल के कि कार्बोहाइड्रेट डाल दिया, प्रोटीन डाल दिया, खनिज तत्व डाल दिए, विटामिन डाल दिए, कुपोषण डाल दिया, तो वो जिसने हम लोग भी कहाँ से बनाते हैं, हम भी गूगल से ही बनाते हैं, है ना। तो जो मतलब सारी जगहों से आया है, मतलब ऐसा कोई भी ऐसा कोचिंग संस्थान कोई भी ऐसा नहीं है जहाँ से नहीं आया हो, जहाँ से आप लोगों ने अच्छा पढ़ा होगा सब जगह से आया है। बट हमेशा से मैं ये ज़रूर बोलती आई हूँ कि बहुत ज़्यादा डीप में मत पढ़ो। मैं
अभी भी बोलूँगी कि बहुत डीप में मत पढ़ो। मैंने हमेशा से मना किया, अपने मेरे स्टूडेंट जो मेरे मेरे बच्चे हैं, जो मेरे जिन्होंने मेरा बैच लिया है, मैं उनको भी हमेशा दूसरे टॉपिक पर फोकस करने को बोलती थी। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे पढ़ लो, बाल श्रम अधिनियम कानून पढ़ लो, बाल नीतियाँ पढ़ लो, बाल संस्थान पढ़ लो। आज अनाथालय से भी क्वेश्चन आए थे, बाल श्रम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। मैंने बता रही हूँ ना, मैंने बताऊँ बाल श्रम नीति कानून के वीडियो डाले, उसमें व्यू कम आते, लेकिन अपन डाल दो ना पोषण, ये इस टाइप के डालो, बहुत जल्दी आ जाएंगे। जबकि वो जो जहाँ से वीडियो जहाँ से आना होता है ना, जहाँ कोई नहीं कर पाता, वहीं हम उस समय मेहनत कर लेते, उस समय उन टॉपिक पे फोकस कर लेते ना, तो ये जो जिनके गलत हो रहे हैं ना, क्योंकि एक ही एक टॉपिक पे पीछे नहीं पड़े रहना है। मैंने अलग से बाल श्रम नीति कानून का वीडियो बनाया था यूट्यूब पर। मेरे जो खुद के मेरे पर्सनल स्टूडेंट है, वो मेरे पे गुस्सा भी करते हैं कि मैम आप वहाँ बना देती हो, फिर भी मैं, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग कितने मुश्किल से मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है किन्हीं कारणों से बैच नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि आज एक मेरी स्टूडेंट है, वो मेरे को आज सुबह बहुत ज़्यादा बुरा लगा, उसका मेरे पास मैसेज आया, उसके शायद 167 या 168 नंबर है। वो बोली मैम अगले बार वैकेंसी आएगी ना, तो मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? बोले मैम मेरे हस्बैंड बोल रहे, मैं बहुत चुप चुप के पढ़ाई करती थी, मेरे हस्बैंड जब मैं पढ़ती थी तो बोलते थे हाँ तू तो ये करेगी, तू तो बहुत ज़्यादा पढ़ रही है, और आज मेरा हो गया, आज मतलब मेरे मार्क्स आए, तो बोले अब तू तो बहुत पढ़ती थी काम छोड़ छोड़ के, अब तेरा क्या हुआ? तो मेरे को ये मतलब बहुत ज़्यादा वैसा लगा कि अब वो बेचारी लड़की ने इतने मेहनत की होगी, काम करके खाना वाना बना के मेहनत की होगी, अपने बच्चे को भी संभाला होगा, और वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी है, वो वहाँ भी जाती है। अब वो सोच रही थी कि वो उसका कैसे भी करके यहाँ हो जाता, लेकिन बट उसके साथ ऐसा, मेरे को बहुत ज़्यादा दुख हुआ सुन के कि अब देखो ये अगर सबके साथ ही अगर होता है, मोस्टली लड़कियों के साथ ही अगर ऐसा होता है, तो प्लीज़ ध्यान मत दो। अगर ध्यान देने बैठोगी ना, तो क्या करोगी, जो है ना वो भी अपने हाथ से खो दोगी। जो कह रहा है उसको कहने दो, किसी के कहने पे अपन रोक नहीं सकते ना, लेकिन अपन खुद को कंट्रोल कर सकते हैं कि हम खुद पे कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें किसी की बातों को ध्यान नहीं देना है। इतना खुद को बना लो ना, तो बहुत मतलब एक अलग ही लेवल पहुंच जाएगा ना। तो इसलिए इतना ज़्यादा रिएक्ट मत हुआ करो कि अब जो व्यक्ति को समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप मेहनत कर रहे हो, जो आदमी उसके बावजूद भी बोल रहा है, अब कहीं ना कहीं मेहनत आप उसके लिए ही कर रहे होगे। आप खुद के लिए पर्सनल तो करोगे नहीं, आप घर के लिए ही करोगे। कोई भी औरत खुद के लिए कभी कुछ नहीं करती है, हमेशा अपने परिवार के लिए ही करती है ना। तो ये चीज़ कहने वाला अगर जो कह रहा है, तो वो ध्यान मत दो, ईश्वर पर विश्वास रखो, मेहनत करी है तो सफल जरूर होगे कहीं ना कहीं। एक किसी चीज़ के लिए इतना पागल मत हो जाओ कि अपने तबीयत को ध्यान नहीं रखो, तबीयत का भी ध्यान रख के चलो, तबीयत को भी बहुत अच्छे से साथ में करते चलो, है ना। इसके अलावा गर्भवती इंजेक्शन का पूछा गया था। टीटी के जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, 2 बाईं भुजा में लगाए जाते हैं, 0.5 ml दी जाती है, ठीक है, और IM मोड से दी जाती है। ये टीटी गर्भवती को इंजेक्शन पूछ सकते हैं। ये भी पूछ सकते हैं यदि 3 साल से ज़्यादा का गैप हो तो क्या कौन सा इंजेक्शन लगाया जाएगा, तो TT1 और TT2 दोनों ही लगाया जाएगा, लेकिन 3 साल से कम होगा तो TD का बूस्टर लगाया जाएगा। गर्भवती महिला को अगर जाँच के लिए जाना हो, प्रीनेटल जांच जिसको हम बोलते हैं, गर्भवती महिला हॉस्पिटल जा रही है, तो उसके पहले कितनी जांच होना चाहिए, तो उसके पहले 4 जांचें होना चाहिए महिला की, टोटल 4 जांचें होना चाहिए। मीजल्स अगर लगाते हैं तो क्या हो जाता है, तो वो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जो हो जाता है ना, वही पूछा गया है। वैक्सीन लगाने के बाद टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो जाता है। मैंने ये क्वेश्चन करवाया है, मैंने इसलिए, मुझे पता था कि ये बीमारियों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसलिए मैंने ये वो पूरी बीमारियां जो हैं एक साथ मैराथन वीडियो करवा दिया था कि आप लोग उसको देख लो, क्योंकि वो बीमारी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा है तो मैं उसको कमेंट में पिन कर दूंगी अभी उस वीडियो को भी, तो वो बीमारियों वाला ज़रूर देख लेना। वहाँ से पूछा ही जा रहा है, अगर खसरा डिप्थीरिया खत्म होगा ना, तो वो निमोनिया से भी उन्होंने 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए, तो वो निमोनिया, डिप्थीरिया और वो क्या नाम है अपना टीवी पे आ जाएंगे, गर्भनाल संक्रमण पर आ जाएंगे, है ना। तो वो ज़रूर देख लो उस वीडियो को, तो उससे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। बहुत शांत दिमाग से पेपर दिया करो और बिल्कुल टेंशन मत लिया करो। रिकेट्स के बारे में आज पूछा था, विटामिन डी का रिकेट्स के बारे में पूछा था। इसके अलावा एक जेनु बलगम नाम का रोग हो जाता है, वो भी विटामिन डी की कमी से हो जाता है, पैर ऐसे तिरछे टाइप से हो जाते हैं। बताया है कि जो बाल श्रम है, बाल श्रम से भी करीब 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, बाल श्रम कानून से भी करीब 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बाल श्रम सजा दी जाती है, कितनी सजा दी जाती है, कब आया, इसमें संशोधन कब हुआ, कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम नहीं करा सकते, ये सारी चीज़ें इसमें बाल श्रम के अंतर्गत आ जाती हैं। मैंने इसका एक वीडियो बनाया है, देख लीजिएगा, बाकी मैं दोबारा से भी इसमें वीडियो
बना दूंगी। ठीक है, रीजनिंग के बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन आए थे, मैंने पहले भी बोला है रीजनिंग ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि उनमें मेहनत मत करो। पता चला लोग 2-2 ढाई-ढाई घंटे अपने रीजनिंग में औसत और एडवांस लेवल का मैथ कर रहे हैं। मैंने पहले ही बोला था कि बिल्कुल मत करो। मैं बिल्कुल भी, मैं मुझे करीब 6 से 7 साल हो गया है यूट्यूब पर पढ़ाते हुए, और उसके पहले भी मैं पढ़ा ही रही हूँ ऑफलाइन भी। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही थी कि बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल के क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। तो रीजनिंग में ए को एक्स कहते हैं, बी को बाय कहते हैं, तो जेड को भागित से बोलते हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा। मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तो आप कर पाओगे। विकेंद्रीकरण पे क्वेश्चन आया था। विकेंद्रीकरण क्या होता है, जब सरकार अपना जो सरकार जो अपनी हिस्सेदारी है, या बोले सरकार अपना अधिकार है, जब लोगों में बांट देता है। ये भी मैंने आपको एक बार किसी वीडियो में बताया था कि जैसे कि केंद्र सरकार है, केंद्र ने बांट दिया राज्य को, राज्य ने बांट दिया किसको, संभाग को, संभाग को किसने बांट दिया, जिले में, जिले ने किसको बांट दिया, ब्लॉक स्तर में, ब्लॉक ने अपने अधिकार किसको बांट दिए, ग्राम पंचायत को बांट दिए। तो मतलब अलग अलग अधिकारों का केंद्रीयकरण करना, उसको हम बोलते हैं विकेंद्रीकरण। पेंटावेलेंट वैक्सीन का आया था। पेंटावेलेंट वैक्सीन की शुरुआत 2011 में हुई थी वैक्सीनेशन प्रोग्राम में। यूआईपी से भी क्वेश्चन आया था। सार्वभौमिक टीकाकरण से आया था, इसमें 12 बीमारियों को शामिल किया गया है, इससे भी क्वेश्चन आया था, तो इसको भी अच्छे से पढ़ लेना। पेंटावेलेंट वैक्सीन की जो 5 वैक्सीन है, पेंटावेलेंट में 3 तो डीपीटी वैक्सीन आ जाएगी, डिप्थीरिया, पेर्टुसिस और टेटनस, एक जो हेपेटाइटिस, और एक इन्फ्लुएंजा की, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा गर्भावस्था में प्रोटीन जिंक की पूछा गया था, प्रोटीन जिंक की मात्रा का, कैल्शियम गर्भवती को किस अवस्था में ज़्यादा देते हैं, बाल संरक्षण के क्वेश्चन। और नीति आयोग, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, जनवरी 2015 में हुई थी। किस प्रकार की संस्था, ये एक सलाहकारी संस्था होती है। किसके स्थान पर आई थी, ये योजना आयोग के स्थान पर आई थी। इसके अभी जो सीईओ कौन है, वीवी सुब्रमण्यम इसके सीईओ हैं। इसके उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं। और इसके अध्यक्ष कौन होता है, जो भारत का पीएम होता है वो इसका अध्यक्ष होता है। नीति आयोग का एक पूरा चार्ट बना के अभी हमने ग्रुप में भेजा है, हम जीतेंगे व्हाट्सएप ग्रुप पर और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, देख लेना, पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। बाल संरक्षण आयोग पूछा था। बाल संरक्षण आयोग 2007 में स्थापना हुई थी। इसमें 7 सदस्य होते हैं। मध्य प्रदेश में देवेंद्र मौर्य इसके अध्यक्ष होते हैं। देवेंद्र मौर्य वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, और इसको भी मैंने करवाया है वीडियो में भी, और हम जीतेंगे बैच में भी इसको करवाया है। जिन लोग भी अगर जिनको अप्रैल में एग्ज़ाम है, अगर ले सकते हैं, एफर्ट कर सकते हैं, तो आप हमारा ये बैच ले सकते हैं। बहुत शानदार सारी वीडियो को ट्रिक द्वारा हमने याद करवाया है हमारे हम जीतेंगे बैच में। इसमें क्या है, आपको सारी प्रैक्टिस भी मिल जाएगी, सारी प्रैक्टिस क्वेश्चन, सारे थ्योरी, हर टॉपिक की थ्योरी है, हैंड रिटन नोट्स हैं बहुत शानदार तरीके से, सारे टॉपिक के एमसीक्यू हैं, ट्रिक के वीडियो लेक्चर है, और सबसे मेन चीज़ रोज़ टेस्ट होते हैं। आज हमारे ग्रुप में 8:30 बजे से प्रैक्टिस चल रही है। अभी वीडियो बना रही हूँ मैं, 11 बज रहे हैं, अभी भी प्रैक्टिस चल रही है और 2 बजे तक प्रैक्टिस चलेगी। उसके बाद क्या होगा, कल उन सबका 200 प्रश्नों का टेस्ट होगा, जो भी हम पार्ट का टेस्ट लेते हैं। हर इम्पोर्टेंट टॉपिक हम तैयार करवा रहे हैं, जहाँ भी हमें लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। जैसे कि मैंने सुबह ही नमस्ते योजना करवाई थी आप लोगों को भी और हमारे ग्रुप में, और आज ही सेकेंड शिफ्ट में वो नमस्ते योजना का जो मल्ड होने वाले होते हैं, स्वच्छता कर्मचारी होते हैं, उनके लिए ये योजना आई थी, और 2022 में आई थी, और 2023 से इसको मतलब विस्तृत लेवल पर इसको ला दिया था। तो ये क्वेश्चन मैंने सुबह ही करवाया था और आ गया था। तो विशेष का छोटे छोटे टॉपिक पर बहुत ध्यान दो, आप लोग बहुत समझदार हैं, मतलब शादी भी हो चुकी है, अच्छी उम्र भी है, तो अब थोड़ा सा अपना दिमाग का यूज़ करें, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, फालतू की बातों में ना आए, है ना। और अगर बैच अफोर्ड कर सकते हैं तो ये ले लीजिए। इसके अलावा अगर आपको थ्योरी नहीं पढ़ना है, एमसीक्यू केवल एमसीक्यू और टेस्ट लगाना है, तो आप हमारा ये 399 वाला बैच ले सकते हैं। इसमें एक आपको टेस्ट ग्रुप मिलेगा और एक एमसीक्यू ग्रुप मिलेगा। ये कंप्यूटर की भी 1000 प्लस एमसीक्यू मिलेंगे। कंप्यूटर में ऐसा कोई भारी पूछा नहीं जा रहा मेरे हिसाब से, कंप्यूटर तो पढ़ो ही मत अभी फ़िलहाल, तो जिनका अभी 2-3 दिन में पेपर है, जो मेन योजना से बहुत ज़्यादा कुछ, ये हमारी एक आपको विभागीय योजना की हमारी एक ई बुक मिलेगी। इसमें करीब 1000 एमसीक्यू हैं। इसमें ये सारे विभागों की योजनाओं को कवर किया है, महिला बाल विकास विभाग की भी, पंचायत ग्रामीण विकास की भी, सामाजिक न्याय विकास की, आदिवासी विभाग की, स्वास्थ्य विभाग की, सारी योजनाएं, और यहाँ के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसको अकेले आप कर लो, ठीक है। 10 से 15 नंबर आपके कवर हो जाएंगे। आज भी योजनाओं से बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे। अधिनियम में हमारे ये 2000 प्लस एमसीक्यू की अधिनियम की ई बुक है, ये भी आपको हमारे एम प्रैक्टिस बैच और एमसीक्यू बैच और हमारे हम जीतेंगे बैच में मिल जाएगी, तो आप इसको ले सकते हैं, ठीक है।
अगले टॉपिक देखते हैं, अगला टॉपिक क्या है। और स्वयं सिद्धा योजना, स्वयं सिद्धा योजना से क्वेश्चन आया था। मैंने आपको बताया था कि जो महिला स्वयं सिद्धा योजना स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आती है। स्वयं स्वयं सिद्धा योजना जो है वो किसके माध्यम से आती है? स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आती है। मतलब स्वयं ही हम स्वयं को सिद्ध करें, स्वयं ही हम स्वयं को सिद्ध करें, इसलिए ये योजना आई है। और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ये जो महिलाएं हैं वो इकट्ठा कर सकती हैं। ये महिला बाल विकास मंत्रालय की एक योजना थी। और ये मेन मतलब पहले तो ये 2001 में शुरू हुई थी और 2008 में इसको ख़त्म कर दी थी। हमारी जो महिला बाल विकास वाली योजनाएं हैं उसमें आपको ये मिल जाएगी स्वयं सिद्धा योजना। इसके अलावा मिशन शक्ति योजना महिला बाल विकास की, उसको भी अच्छे से कर लेना। उसमें जो सामर्थ्य योजना है और जो सामर्थ्य योजना है उन दोनों पार्ट में से क्वेश्चन पूछ रहा है। दीनदयाल विकलांग योजना UIP जो सार्वभौमिक टीकाकरण है वो पूछा जा रहा है। एक अनुच्छेद रोज पूछा जा रहा है। इसी कारण से मैंने कल रात को इसी समय अनुच्छेद का एक वीडियो डाला था। सारे कम से कम उसमें 25 से 30 आर्टिकल थे। मैंने बोला था इन 25 से 30 आर्टिकल को अच्छे से कर लेना है। 20 मिनट का वीडियो था, इसके बाहर एक भी आर्टिकल नहीं जाएगा। देखो आज अनुच्छेद 45 आ गया, कल शायद अनुच्छेद 21A आया था। तो नहीं देखा है तो वो देख लो। उस पर भी लोगों ने बहुत कम देखा उस वीडियो को। जो इम्पोर्टेंट होते हैं ना वो बहुत कम देखते हैं। उधर बहुत ज़्यादा कुछ भी लगा दो ना कि ऐसा ये यहाँ पे बहुत, ये यहाँ पे मेरे को पक्के में आना है, तो वो सारी लड़कियाँ उस पर टूट पड़ती है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट होता है ना वही नहीं देखते हो। वो मतलब उससे उससे एक ना एक आर्टिकल आपको आएगा ही आएगा, तो उसको देख लेना। कल शाम को उसका वीडियो मैंने डाला था महत्वपूर्ण अनुच्छेद करके। मेरे चैनल पे जाओगे, वीडियो पे जाओगे, रिसेंट वीडियो पे जाओगे तो वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा मैंने PDF इसकी MCQ बैच में और हम जीतेंगे बैच में भी डाल दी है। अनुच्छेद वो पूरा कर लें। डायरिया, डायरिया मैंने पूरा डायरिया करवाया। डायरिया के मैंने करीब 70 क्वेश्चन करवाए। इतना किसी ने नहीं करवाया होगा, इतना मैंने डायरिया का करवाया। इसमें एक्यूट, अमीबिक, क्रोनिक, ये और डायरिया में क्या कौन सी दवाई लेनी चाहिए, डायरिया क्या होता है। उसके अलावा आगे आने वाले समय में आपसे उल्टी के बारे में पूछ सकते हैं कि उल्टी क्या होती है। उल्टी के बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं, उल्टी में कौन सी बीमारी होती है, उल्टी के बाद बच्चा अगर जो निगल देता है उसको क्या बोलते हैं, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए आपको उल्टी भी अच्छे से कर लेना। इसके लिए वो वही बीमारी वाला वीडियो फास्ट करके देख लेना। उससे क्या होगा, वो बीमारी वाले वीडियो से आपके बहुत सारे, मतलब मैं बोल रही हूँ कम से कम 10 क्वेश्चन आपके याद कवर हो जाएंगे। सीधे सीधे क्वेश्चन वहीं से मिल जाएंगे उस एक वीडियो। उसके लिए कोई पेमेंट तो आपको करना नहीं है, बस यूट्यूब पर जाओ, सर्च करो। बाकी मैं उसको कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं मिलता है तो जाके देख लेना। आकस्मिकता सिद्धांत वही थॉमस कार्लाइल वाला सिद्धांत है। थॉमस कार्लाइल वाला सिद्धांत है आकस्मिकता सिद्धांत। तो कल प्राथमिक उपचार अभी मैंने बताया, इसके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। फफोले वाला क्वेश्चन गया था, दूसरे डिग्री जलने पर फफोले पड़ जाते हैं। पहली डिग्री से केवल भाप ऊपर ऊपर लाल लाल पड़ता है। और कभी भी जब जल जाओ तो कभी भी बर्फ का पानी तुरंत नहीं लगाना चाहिए, इस पे स्पेशली ध्यान देना है, ठीक है। इसके अलावा दिव्यांग अधिनियम, दिव्यांग अधिनियम, विकलांग अधिनियम के बारे में आया था। ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का जो PDF है ना आपको उसमें मिल जाएगा। उसमें ये सारे अधिनियम कवर किए गए हैं। बाकी आप लोगों ने अगर मैंने मेरा CDP वाला 4th वाला पार्ट का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने ये करवाया है। अभी जो 2016 में संशोधन हुआ है उसमें 21 प्रकार की दिव्यांगता का वर्णन किया है। और जो 1995 में आया था विकलांगता अधिनियम, उसमें 7 प्रकार की दिव्यांगता का वर्णन किया है, ठीक है। ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। और इसमें क्या होता है, जो सरकारी नौकरियां हैं दिव्यांग अधिनियम, उसके हमें 4% का आरक्षण दिया जाता है और स्कूलों शिक्षा को 5% का आरक्षण दिया जाता है बच्चों को। और जो विकलांग अधिनियम था उसमें क्या होता है, उसमें 3% आरक्षण दिया जाता था दोनों जगह पर। यहाँ पे 4 और 5% दिया जाने लगा है। इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो आंदोलन योजना आई थी उसका उद्देश्य यही पूछा गया था। कोहलर पूछा गया था, कोहलर का डायरेक्ट सिद्धांत पूछा था। सरल ही है। VCG वैक्सीन के बारे में पूछा था, ये कब तक दी जा सकती है, 1 साल तक दी जा सकती है। शुरू में इसकी 0.05 ml मात्रा दी जाती है, बाद में इसकी 0.1 ml मात्रा दी जाती है और ये ID मोड द्वारा बाईं भुजा में दी जाती है। सुबह ही मैंने इसको जो 500 MCQ कराए थे, 500 प्रश्न कराए थे, उसमें कराया था। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले 1 से 2 घंटे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की है वन लाइनर फैक्ट की। उसमें मैंने इंपॉर्टेंट कम से कम 500 प्रश्न कवर किए हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाली परीक्षा के लिए, सारे कर लेना, ठीक है। इसके अलावा हेपेटाइटिस 3 की वैक्सीन के बारे में पूछा था। हेपेटाइटिस से मतलब क्वेश्चन पूछे थे, हेपेटाइटिस की जो वैक्सीन होती है वो कहाँ पे लगाई जाती है, किस मोड द्वारा लगाई जाती है, IM मोड द्वारा लगाई जाती है। और ये एक प्रकार की निष्क्रिय वैक्सीन होती है हेपेटाइटिस ए वैक्सीन जो होती है, ठीक है।
और इसके अलावा विटामिन B5 के बारे में भी पूछा गया था। विटामिन B5 से पेट में जलन उत्पन्न हो जाती है, पेंटाथोनिक अम्ल इसको बोलते हैं। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के बारे में भी पूछा गया था, 2014 में आई प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के बारे में भी पूछा गया था। वो गाँव को गोद लिया जाता है। ये PYQ क्वेश्चन है, पिछली बार 2017 के पेपर में पूछा गया था और ये ग्रामीण विकास की योजना में आ जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग की जो योजना है उसमें ये आ जाएगा। इसके अलावा 11वीं पंचवर्षीय योजना से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा का अधिनियम हर शिफ्ट में, हर पेपर में इसके बारे में, इस अधिनियम से संबंधित पूछा जा रहा है, तो इसलिए शिक्षा का अधिनियम भी अच्छे से कर लेना है। बाल विवाह अधिकारी के क्या कर्तव्य है? बाल विवाह निषेध अधिकारी की नियुक्ति होती है, राज्य सरकार इसकी नियुक्ति करता है, इसके बारे में। इसके अलावा दहेज निषेध अधिकारी की भी नियुक्ति राज्य सरकार करता है, ये पूछ सकता है। गर्भावस्था में सावधानी कितनी रखना चाहिए, क्या क्या सावधानी रखना चाहिए, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा नीति आयोग से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में, तो नीति आयोग से संबंधित करीब 10 से 15 प्रश्न बनेंगे। अगर आप चाहते हैं मैं बना दूं तो मैं आपको यूट्यूब लेके आ जाऊंगी यूट्यूब पर। अनाथ बच्चों से संबंधित एक संस्थान है इंदौर में, यहाँ पर 50 बच्चे अधिकतम रह सकते हैं, है ना। इसके अलावा इन संस्था से संबंधित एक जो खुला आश्रय गृह होता है वर्तमान में, जिसकी संख्या 11 है, वहाँ पर भी बच्चों को रख सकते हैं बाल देखरेख संस्था में। नमस्ते योजना मैंने अभी बताया था, नमस्ते योजना पूछी गई थी, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा आप लोगों में से कोई भी अगर FSO का बैच ज्वाइन करना चाहता है, अगर आपके तीनों ईयर्स में या 6 सेमेस्टर में अगर केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट के रूप में हो, मुख्य सब्जेक्ट के रूप में, तो आप FSO का फॉर्म भर सकते हो। FSO का फॉर्म के लिए हमारा जो चार्ज है शुरू के 100 लोगों को 1999 रुपये है। आपको पेमेंट अभी नहीं करना है, 28 तारीख से जब फॉर्म फिल होंगे उसके बाद अगर आपका फॉर्म फिल हो जाता है तो आपको ये पेमेंट करना है। बाकी जिनका MSc केमिस्ट्री से है, BSc माइक्रोबायोलॉजी से है, बायोटेक्नोलॉजी से है, तो वो अब इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। वो लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 6260190944 में। टोटल 20 यूनिट रहेंगी, 10 यूनिट MPPSC वाला सेम सिलेबस रहेगा, 10 यूनिट अलग से बनाई गई है। टोटल 20 यूनिट आपको पढ़ना है। अच्छा खासा समय दिया है उन्होंने, दिसंबर में एग्ज़ाम है, अप्रैल से बैच स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे भी पढ़ोगे तो भी हो जाएगा। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। इसके अलावा रात को जो है विटामिन्स और पंचवर्षीय योजना का मैराथन लेके आऊँगी। जो इंपॉर्टेंट वीडियो है उनको पिन कर देती हूँ, तो उनको देख लेना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।